राहुल, यह गलत है। तुम अभी छोटे हो, समझ रहे हो? मैंने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने धीरे से कहा, आंटी, मैं बच्चा नहीं हूं। आप भी अकेली हैं और मैं भी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने उसे दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सुमन है। मेरी उम्र 87 साल है और मेरा शरीर भरा पूरा है। लोग अक्सर मेरी तारीफ करते हैं। मैं अपने 18 साल के बेटे अर्पित के साथ जयपुर के मानसरोवर इलाके में रहती हूँ। हमारे पास एक छोटी सी फल सब्जी की दुकान है, जिसके ऊपर हमारा घर बना हुआ है। मेरा पति, खैर, उसने एक दिन दूसरी राह चुन ली और चला गया। अब यह छोटी सी दुकान और मेरा मेहनती बेटा ही मेरा सहारा है। हमारा घर और दुकान शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन मेहनत से सब कुछ चलता रहता है। मैं आसपास के गांवों में जाकर सामान बेचती हूँ और दुकान भी अच्छी चलती है। अर्पित 11वीं कक्षा में पढ़ता है। बहुत समझदार लड़का है। हिसाब किताब में तेज मिनटों में जोड़ घटाना कर लेता है। वह दुकान के काम में भी मेरा हाथ बंटाता है। उसका सबसे अच्छा दोस्त राहुल है, जो अक्सर हमारे घर आता रहता है। दोनों एक ही स्कूल और एक ही कक्षा में हैं। यह बात 2 महीने पुरानी है। बारिश का मौसम था। मैं दुकान बंद करके ऊपर जा रही थी, तभी मेरी नजर बाथरूम की ओर पड़ी। राहुल वहां खड़ा था, मेरे कुछ निजी कपड़ों को हाथ में लिए हुए। वह उन्हें बड़े ध्यान से देख रहा था, जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसका चेहरा लाल था और वह अपने आप में खोया हुआ लग रहा था। उसे देखकर मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हुई। मेरे हाथ अनायास ही अपने शरीर की ओर बढ़े और मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उस पल में इतनी खो गई थी कि यह भी ध्यान नहीं रहा कि अर्पित कहीं आसपास हो सकता है। कुछ देर बाद मैंने खुद को संभाला और सब कुछ सामान्य हो गया। राहुल भी वहां से निकलकर अर्पित के पास चला गया और दोनों आपस में बातें करने लगे। मैंने खुद को शांत किया और उनके लिए पास्ता बनाकर ले आई। राहुल मुझे कुछ अजीब नजरों से देख रहा था, ऐसी नजरें जो मन में कई सवाल छोड़ जाती हैं। मैंने अर्पित से मजाक में कहा, पढ़ते भी हो या बस घूमते रहते हो? राहुल तपाक से बोला, नहीं आंटी, स्कूल का काम खत्म करके ही टहलते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी जिंदगी है, जैसे जीना चाहो वैसे जियो। बस अभी मेहनत कर लो तो आगे चलकर अच्छी राह मिलेगी। राहुल ने शरारती अंदाज में कहा, आंटी, मैं तो बड़ा होकर कपड़ों का बिजनेस करूंगा, खासकर लेडीज के लिए कुछ खास चीजें। मैं हंस पड़ी। अच्छा, इसके लिए भी दिमाग चाहिए बेटा। चलो बताओ तो मेरे कपड़ों का नाप क्या होगा? वह हंसा और बोला, आंटी बता दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मैंने बात टालते हुए कहा, बस बहुत हो गई शरारत, रात होने वाली है। घर नहीं जाओगे? अर्पित ने कहा, मम्मी, राहुल आज यहीं रुकेगा। स्कूल में 2 दिन की छुट्टी है। मैंने रात के खाने की तैयारी शुरू कर दी। मटर पनीर और तंदूरी रोटी बनाई। हम तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। खाने के बाद राहुल और अर्पित अपने कमरे में चले गए। जाते जाते राहुल का हाथ गलती से मेरे पीछे छू गया। उसने सॉरी कहा और आगे बढ़ गया। मुझे कुछ अजीब लगा, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। खाना बनाने के बाद मैं नहाने चली गई। नहाते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे देख रहा हो, लेकिन मैंने ज्यादा नहीं सोचा। नहाकर बाहर आई तो देखा कि अर्पित और राहुल बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैंने जल्दी से अपनी लंबी टी-शर्ट पहनी और अपने कमरे में चली गई। हमारे घर में दरवाजे नहीं थे, बस लकड़ी के स्लाइडिंग पैनल थे, जिनमें ताला नहीं लगता। मैं बिस्तर पर लेट गई और कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। रात के करीब 1 के खिली मुझे अपने शरीर पर कुछ महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई हल्के हाथों से मेरे शरीर को छू रहा हो। मेरी नींद अभी पूरी तरह खुली नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी गुदगुदी और गर्माहट महसूस हो रही थी। मैंने धीरे से आंखें खोली और हल्की रोशनी में देखा, वह राहुल था। मैं एकदम चौंक गई। वह मेरे बिस्तर के पास झुका हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी झिझक और उत्तेजना थी। मैं कुछ समझ पाती इससे पहले ही उसने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आंटी, आप बहुत खूबसूरत हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मेरा दिमाग शून्य हो गया था। यह सब अचानक हो रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे कैसे संभालूं। मैंने खुद को संभालते हुए झटके से उठने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया। आंटी प्लीज कुछ मत कहो बस। एक पल उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। मैं हड़बड़ा गई, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। अचानक बाहर से अर्पित की आवाज आई, मम्मी पानी देना। राहुल एकदम से पीछे हट गया और बिना कुछ कहे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। मैंने तेजी से अपने कपड़े ठीक किए और गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। यह मैंने क्या होने दिया?
मेरे मन में सवालों का तूफान था। मैं कुछ देर यूं ही बैठी रही, फिर उठकर रसोई में गई और पानी लेकर अर्पित के कमरे की ओर बढ़ी। जब मैंने अंदर झांका तो देखा राहुल चुपचाप बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थीं। उसकी निगाहें मुझसे टकराईं। एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने जल्दी से नजरें फेर लीं और अर्पित को पानी देकर वापस अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैं करवटें बदलती रही, बार बार वही लम्हा दिमाग में घूम रहा था। राहुल का मेरे करीब आना, उसकी आंखों की चमक, उसकी धीमी आवाज सुबह हुई तो मैंने खुद को संयमित करने की कोशिश की। मैंने तय किया कि मुझे राहुल से इस बारे में बात करनी होगी, उसे समझाना होगा कि यह सब गलत था। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, तभी राहुल पीछे से आकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से कहा, आंटी माफ करिए, मैं बस समझ नहीं पाया कि मुझे क्या हो रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अपराध बोध साफ झलक रहा था। मैंने खुद को कठोर बनाते हुए कहा, राहुल, जो कल रात हुआ वह गलत था। तुम मेरे बेटे जैसे हो और हमें इस बारे में अब और बात नहीं करनी चाहिए। राहुल ने सिर झुका लिया, लेकिन जब मैंने पलटकर उसे देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जैसे उसने कुछ और ही सोचा हो। मैंने जल्दी से बात खत्म करने के लिए कहा, चलो अर्पित को उठाओ, नाश्ता तैयार है। उसने हल्का सा सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। दिन भर मैं खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। राहुल की आंखों में जो देखा था वह भुलाना आसान नहीं था। शाम को जब मैं दुकान से सामान समेट रही थी तो राहुल फिर से मेरे पास आया। आंटी, मैं जानता हूं कि आप भी कुछ महसूस करती हैं। मैं एकदम चौंक गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने गुस्से में कहा। राहुल थोड़ा पास आया और धीमे स्वर में बोला, अगर ऐसा नहीं होता तो आप कल रात मुझे रोकने की बजाय घबरा क्यों गई? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसमें मासूमियत की जगह अब आत्मविश्वास आ गया था। मैंने सख्त आवाज में कहा, राहुल, अब बस करो। लेकिन वह मुस्कुरा दिया। आंटी, मैं अब बच्चा नहीं रहा और आप भी अकेली हैं। मैंने जल्दी से दुकान बंद की और घर के अंदर चली गई, लेकिन अंदर जाकर भी राहुल की बातों की गूंज मेरे कानों में थी। अब सवाल यह था, क्या मैं इस सब को सच में नजरअंदाज कर सकती थी? उस रात मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने बार बार खुद से कहा, यह गलत है, राहुल अब भी छोटा है, मैं उसकी माँ की तरह हूं, यह सब नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना मैंने खुद को रोकने की कोशिश की उतना ही मेरा मन उलझता गया। रात के करीब 11 बजे मैं अपने कमरे में थी। अर्पित अपने कमरे में था और राहुल भी वहीं था। अचानक हल्की सी सरसराहट सुनाई दी। मैंने ध्यान दिया तो देखा कि स्लाइडिंग दरवाजे के पीछे कोई हल्का सा अंधेरा सा दिख रहा था, जैसे कोई खड़ा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह राहुल तो नहीं? मैंने धीरे से कहा, कौन है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर दरवाजा हल्का सा खिसका और राहुल अंदर आ गया। उसकी आंखों में वही अजीब सी चमक थी। आंटी, आप भी मुझे चाहती हैं, है ना? मेरा शरीर कांप गया। मैंने उसे दूर करने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वह धीरे से मेरे करीब आया और फुसफुसाया, मुझे राहुल को रोकना था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी जंग चल रही थी। राहुल, यह गलत है, तुम अभी छोटे हो, समझ रहे हो? मैंने खुद को सख्त दिखाने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने धीरे से कहा, आंटी, मैं बच्चा नहीं हूं। आप भी अकेली हैं और मैं भी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैंने उसे दूर करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरे हाथ कांप रहे थे। राहुल, तुम जाओ यहां से, मैंने खुद को संयमित करते हुए कहा। लेकिन राहुल वहीं खड़ा रहा। उसकी नजरें मुझ पर जमी थीं। दरवाजे के पीछे अचानक कोई हलचल हुई। मम्मी? मैंने तेजी से देखा। अर्पित दरवाजे के पास खड़ा था। मेरा खून जम गया। राहुल ने भी घबराकर पीछे देखा। अर्पित की आंखों में संदेह था। यह क्या हो रहा है? उसने गहरी आवाज में पूछा। मैंने जल्दी से कहा, कुछ नहीं बेटा राहुल, बस मुझसे कुछ पूछ रहा था। राहुल भी तुरंत बोल पड़ा, हाँ हाँ भाई, मैं बस आंटी से स्कूल की प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहा था। लेकिन अर्पित की नजरें हम दोनों पर थीं। उसे शायद शक हो गया था। वह बिना कुछ कहे वापस चला गया, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में जो देखा वह मुझे डराने के लिए काफी था। क्या उसने सब कुछ देख लिया था? क्या वह मुझसे सवाल करेगा? क्या यह रिश्ता बनने से पहले ही खत्म हो जाएगा? राहुल ने मेरी ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। आंटी, अब मैं चलता हूं, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होगी। क्या मैं इसे रोक पाऊंगी या फिर मैं खुद भी इसमें उलझ जाऊंगी? उस रात मेरी नींद पूरी तरह उड़ चुकी थी। अर्पित के चेहरे पर जो शक मैंने देखा था, उसने मेरे मन में हलचल मचा दी। क्या उसने कुछ देख लिया था? क्या वह मुझसे इस बारे में पूछेगा?
राहुल भी अजीब तरीके से मुस्कुराकर गया था, जैसे उसे पूरा यकीन था कि यह बात यहीं खत्म नहीं होगी। मैं रात भर बिस्तर पर लेटी बस यही सोचती रही। सुबह मैं जल्दी उठ गई और रोज की तरह चाय बनाने लगी। तभी अर्पित अपने कमरे से बाहर आया। उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाई। मेरे दिल में धड़कन तेज हो गई। बेटा उठ गए, नाश्ता बना दूं? मैंने सामान्य दिखने की कोशिश की। अर्पित ने बस हम्म कहकर जवाब दिया और हाथ मुंह धोने चला गया। तभी राहुल भी उठकर बाहर आ गया। उसने हल्की मुस्कान के साथ मुझे देखा, वही शरारती नजरें। गुड मॉर्निंग आंटी, उसने कहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अर्पित बाहर आया और राहुल की तरफ देखा, फिर मेरी ओर। उसके चेहरे पर संदेह था। मुझे घबराहट होने लगी। अर्पित, तुम दोनों के लिए परांठे बना रही हूं। मैंने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अर्पित ने कुछ नहीं कहा। उसने बस एक ठंडी नजर मुझ पर डाली और चुपचाप बैठ गया। क्या उसे सच में कुछ शक हो गया है? राहुल ने धीरे से मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराया, जैसे उसे मजा आ रहा हो। मैं अंदर तक हिल गई। अब सवाल यह था कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं राहुल को साफ साफ मना कर दूं और सब खत्म कर दूं? क्या मैं अर्पित से बात करूं और उसकी शंका दूर करूं? या फिर जो हो रहा है उसे आगे बढ़ने दूं? मेरे सामने 3 रास्ते थे और जो भी रास्ता चुनूंगी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।